हाँ जी बच्चों, न्यूलैंड के अष्टक नियम तक हम कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ये इंपॉर्टेंट भी है मेंडलीफ आवर्त सारणी, और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, तो ये आपने ध्यान से करनी है। देखो, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद, अस्वीकार क्यों हुआ वो मैंने बताया था पहले कि बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए, ठीक है, तो जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है उसमें वो जो तत्व थे जो बाद में डिस्कवर हुए उनकी कोई जगह नहीं थी, ठीक है। उन्होंने कोई ऐसा स्पेस नहीं बनाया था कि ये बाद में डिस्कवर हो गए तो उसको यहाँ रख लेंगे, ठीक है। और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो जिस बेसिस पे न्यूलैंड ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था, वो उससे मैच नहीं करती थी। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रतिरूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित हो सके। परमाणु द्रव्यमान के होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार, है ना। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य रूप रूसी रसायनज्ञ डमित्री इवानोविच मेंडलीफ को जाता है। तत्वों को आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया, ठीक है जी। किस चीज़ पे? परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर उन्होंने उनको क्या किया, व्यवस्थित किया। दो चीज़ें थी, परमाणु द्रव्यमान, दूसरा उनके रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक 66 तत्व ज्ञात थे। अष्टक के टाइम जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था तब 56 थे, उसके बाद कितने हो गए, 63। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। एक तो परमाणु द्रव्यमान किसको बोलते हैं, परमाणु भार को। जैसे कार्बन है, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, 6, और परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार कितना है उसका, 12, है ना। तो उसके आधार पर उन्होंने अरेंजमेंट की तत्वों की। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। दूसरा उसने क्या किया कि ये तत्व ऑक्सीजन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ किस तरह के यौगिक बनाता है, ठीक है। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत सक्रिय हैं, ठीक है। किसी और तत्व की जगह उन्होंने किसका यूज़ किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। क्यों किया? क्योंकि वो बहुत सक्रिय, रिएक्टिव हैं, ठीक है जी। ओके, तत्व जब हाइड्रोजन से तत्व रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाता है, और जब ऑक्सीजन से करता है तो ऑक्साइड। तो तत्व से बनने वाले हाइड्राइड्स एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा, है ना। 63 कार्ड पे अलग अलग तत्वों के गुणधर्म की वो कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है, मतलब किस किस के साथ रिएक्शन कर रहा है, वो सारा उसने लिखा। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए थे तथा प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। जिनके गुणधर्म एक जैसे थे उनको अलग कर दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। आरोही क्रम मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, जैसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर ऐसे। यह भी देखा गया कि सामान्य भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, ठीक है जी। इसी आधार पर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत है तत्व के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड कहते हैं। मतलब ये सारे क्या हैं, ग्रुप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है जी, 7 और ये 8, ठीक है जी, लास्ट में 8। और ये जो पंक्ति हैं इनको क्या बोला उन्होंने, पीरियड। क्लियर है? ऊपर से नीचे ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड, ठीक है जी, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस टाइप की थी। सबसे पहले उसने हर एक ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, ठीक है जी। हाइड्रोजन था ग्रुप 1 में, ए में आता था, लिथियम भी ए में, सोडियम भी, पोटेशियम भी। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो वो क्या था, ग्रुप ए के बी में, ठीक है। फिर रुबीडियम ए में, सीजियम ए में, और गोल्ड क्या किस में है, बी में। फिर सेकंड को भी उसने ऐसे ही किया, बेरिलियम सेकंड ए, मैग्नीशियम सेकंड ए, कैल्शियम सेकंड ए, जिंक सेकंड बी, है ना, स्ट्रोंशियम सेकंड ए, कैडमियम सेकंड बी,
बेरियम सेकंड ए, मरकरी सेकंड बी, ऐसे करके उसने, ठीक है, ग्रुप 8 तक जो है जितने भी उसके पास एलिमेंट थे उनको क्लासीफाइड। ये जो एक साथ तीन तीन रखे हुए हैं मतलब इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। अगर हम इसकी बात करें ना, आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों एक जगह रखे हैं मतलब इनके गुणधर्म एक जैसे हैं, ठीक है। रोडियम, रोडियम और हम बात करते हैं लेड की, तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम ये भी एक जैसे हैं, तो एक ग्रुप में रख दिया इन्होंने। क्लियर है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है तो एक जगह इनको रख दिया। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। उपलब्धियाँ मतलब क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए अपनी आवर्त सारणी, जो उनकी उपलब्धियाँ थी। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखना पड़ा। क्रम इसलिए उल्टना पड़ा ताकि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, है ना। आपने देखा भी होगा कि किसी का द्रव्यमान थोड़ा कम है वो पहले लिखा हुआ है, जिसका ज़्यादा उसको थोड़ा बाद में लिखा है। वो किस वजह से, क्योंकि उसने गुणधर्मों का भी ध्यान रखा तत्वों के। उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान कितने 58.9, सारणी में निकल क्या है परमाणु द्रव्यमान 58.7 से पहले है। आवर्त सारणी 5.4 को देखकर क्या आप ऐसी एक अन्य विसंगति ढूंढ सकते हैं? इसके आपने यहाँ से ढूंढनी है ऐसी कोई अन्य विसंगति, मतलब जिसका परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा है और वो पहले लिख दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है जी, जिसका परमाणु द्रव्यमान क्या है ज़्यादा और उसको हमने क्या लिख दिया पहले, क्योंकि पहले कम। और उसके विनेडियम और क्रोमियम को देखो, विनेडियम का 50.94 है, क्रोमियम का 50.20 है, ये सेकंड विसंगति है ना। अगर हम बात करते हैं विनेडियम और क्रोमियम की, इसमें भी वही है 50.94 50.20, मतलब क्रोमियम पहले आना था विनेडियम बाद में, लेकिन विनेडियम पहले और क्रोमियम बाद में। क्लियर है। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्ण कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। उन्होंने जो खाली स्थान छोड़ा वहाँ पे उसने बोला कि यहाँ ऐसा कोई तत्व आएगा, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं है कि उसको खाली छोड़ा, उसने पॉसिबिलिटी दिखाई कि यहाँ पे भी कोई ना कोई तत्व आएगा। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एक का संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीफ द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम के बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्मों को सारणी 5.5 में सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, ये एका एल्यूमिनियम और गैलियम, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान 68 69.7, ऑक्साइड का सूत्र E2O3, गैलियम 2O3 और क्लोराइड का सूत्र ECl3 यानी कि गैलियम क्लोराइड। क्लियर है। इससे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण असफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना, है ना। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसको लोगों ने स्वीकार किया। उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन एवं आर्गन को पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये क्या है अक्रिय तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक विशेषता यह भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सके। क्लियर है यहाँ तक? हमने सिर्फ यहीं तक करना, फिर मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं ये हम कल करेंगे।